तो बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए अभी जो नवंबर का महीना आने वाला है, ये किस प्रकार से आप अपने लिए प्लान कर सकते हो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से या अपने करियर के हिसाब से या आपके जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप कैसे देख सकते हो इस मंथ में। तो यहाँ पे आपको ये नवंबर का चार्ट अपना नजर आ रहा है, कुछ इसी प्रकार से आपका चार्ट बनेगा अगर हम लगन में आपके गोचर को अप्लाई करते हैं तो मेष लगन के हिसाब से आपको हो सकता है इन ग्रहों की गोचरीय स्थितियों में कुछ परिवर्तन भी मंथ के मध्य में देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर इसी प्रकार का कुछ आपको ग्रह स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम सबसे पहले आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति की। उसके बाद चार्ट के हिसाब से जो प्लेसमेंट नजर आ रही है उनके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ 16 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृश्चिक राशि में प्रारंभ होगा। बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे और 26 नवंबर से वक्री हो जाएंगे। शुक्र 7 नवंबर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु में ही ये गोचर करेंगे लगभग पूरे मंथ में। मंगल का गोचर इस मंथ में कर्क राशि में होगा जहां वो नीच की स्थिति में होंगे। बृहस्पति वृषभ में वक्री होकर गोचर करेंगे। इसके साथ साथ शनि कुंभ राशि में रहेंगे और 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। तो शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से, ये बहुत ही एक बड़ा इवेंट होगा गोचर के हिसाब से अगर इसको देखा जाए। इसके साथ साथ हमें चंद्रमा 1 नवंबर को तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इस गोचर का प्रभाव आपको कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश को लेंगे। लग्नेश यहाँ मंगल है खुद, और मंगल गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में यानी आपके 4th हाउस में। इसके साथ साथ मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब लग्नेश होकर अगर मंगल यहाँ आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को किसी भी बात के लिए प्रेशराइज कर सकते हो। आपके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा, आपकी माताजी का भी और घर के अन्य परिवार के जो सदस्य हैं उनका भी। लेकिन मंगल थोड़ा सा आपको यहाँ हेल्प करेगा आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर लिया जाए, आपको आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, या फिर आपको कुछ हद तक अगर बिजनेस रिलेटेड भी अगर कोई काम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आने की संभावना। लेकिन यहाँ नीच का मंगल दृष्टि डाल रहे, थोड़ा सा रिलेशनशिप का इशू भी आएगा, पार्टनर के साथ भी थोड़ा इशू होगा। और सूर्य को अगर हम देखें तो क्योंकि सूर्य 16 नवंबर तक तुला में ही है, तो 16 नवंबर तक लगभग आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है उतनी अच्छी नहीं है। सूर्य भी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। बट कैरियर के लिए अगर इस मंथ को आप देखेंगे तो ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र हमें आ सकता है। तो यहाँ मंगल का जो गोचर है, ऑलमोस्ट मंगल का गोचर आपके कैरियर को, आपकी डोमेस्टिक लाइफ और डोमेस्टिक पीस को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ मंगल यहाँ 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको कुछ हद तक अपने इन-लॉज से या पैतृक संपत्ति के मामलों में गेन होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ कुछ इसी प्रकार की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो क्योंकि इनकी दृष्टि 7वें भाव पे तो पड़ ही रही है, 10वें भाव पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है और 11वें भाव पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ शनि का मार्गी होना इस मंथ में और यहाँ मंगल की दृष्टि का पड़ना, थोड़ा आर्थिक रूप से अगर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आ रही है तो वो रुकावट आपकी दूर होने वाली है और आपके आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने से जो भी आपकी अर्निंग्स है, अगर किसी व्यक्ति की अगर अर्निंग्स रुकी हुई है तो अर्निंग्स में कुछ सुधार होगा। और आप अगर कैरियर में कुछ नया करने के लिए देख रहे हैं तो कैरियर में भी आप कुछ नया डिसीजन इस समय ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ मंगल नीच की स्थिति में है, नीच की स्थिति में होने से आपका पेशेंस लेवल यहाँ मंगल काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करेंगे। इससे किसी भी काम को करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ खुद के मन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें किसी भी काम को करने के लिए, या खुद को आप ऐसी कंडीशन में ना लेके जाएं प्रेशराइज करके जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फिर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं अपने खुद के गलत फैसले की वजह से। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र क्योंकि धनु राशि में रहेंगे, 7 नवंबर से इनका धनु राशि में प्रवेश होगा। 9th हाउस में रहते हुए आप अपने परिवार के साथ अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हो या इवन अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हो तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ शुक्र
आपके पार्टनर को थोड़ा-सा आध्यात्मिक बनाएगा और शुक्र की दृष्टि जो कि तीसरे घर पे रहेगी, आप में थोड़ा-सा क्रिएटिविटी का विकास होगा और अगर आप शुक्र से रिलेटेड फ़ील्ड में किसी भी फ़ील्ड में भले ही काम कर रहे हैं, तो आपका कोई लंबा टूर या कोई ना कोई यात्रा हो सकती है शुक्र के इस गोचर के दौरान। लेकिन शुक्र का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक-ठाक रहेगा। अगर हो सकता है आपके चार्ट में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो, तो एक प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर थोड़ा पार्टनर के साथ आप कम संतुष्ट नज़र आएँगे। लेकिन शुक्र आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में, कुछ ना कुछ लाइफ में नया अनुभव प्राप्त करने में, कुछ ना कुछ नया सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे और आपकी जो इमेजिनेशन स्किल हैं, उनके साथ-साथ आपकी क्रिएटिविटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं बुध को। बुध जो कि तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है। बुध का गोचर अगर हम लोग देखें तो ये क्योंकि वृश्चिक में है और वृश्चिक का बुध आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। एक तो आपको इनकम के मामले में बुध काफ़ी हेल्प करेगा, दूसरा आपको यहाँ रिसर्च या अकल्ट से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ बुध की स्थिति होने की वजह से निश्चित रूप से आपको अपनी वाणी पर थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और आप बहुत सारे नए अनुभव जो प्राप्त करेंगे, स्पेशली ज्ञान के मामले में या कुछ ना कुछ नया गेन करने के मामले में, वहाँ पे भी आपको थोड़ा-सा फ़ोकस देना है। अब क्योंकि बुध तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ हैं, तो आप लाइफ़ का किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आर्थिक मामलों में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे आपको किसी अन्य मामले में दिक्कत आ रही है, आप उसको काफ़ी अच्छे से सुलझा सकेंगे। बुध की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है, वाणी स्थान पे बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो जो कुछ भी आप नया सीखेंगे, जो कुछ भी आप नया अनुभव करेंगे, दूसरे लोगों को आप उसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बता सकेंगे या किसी को भी कोई बात बहुत अच्छे से समझा सकेंगे। हो सकता है लोग आपको थोड़ा-सा मिसजज भी करें, लेकिन यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बुध यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स खोजने में भी मदद करेंगे और दूसरों के साथ किसी के भी साथ आपने अगर पार्टनरशिप कर रखी है या कोई भी आपका ऐसा काम है, तो वहाँ भी आपको बुध बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि वाणी स्थान पर होने की वजह से आपकी वाणी थोड़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी और आप अपने खर्चों को या अपने अर्निंग्स को बहुत बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा जो कि आपके 4th लॉर्ड हैं और चंद्रमा की स्थिति आपके 7th हाउस में बन रही है इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा-सा ज़्यादा कहीं न कहीं चंचल दिखेंगे और ज़्यादा इमोशनल दिखेंगे। बट क्योंकि इस मंथ में आपका मंगल नीच का है, इसलिए पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का बिहेव करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। हो सकता है कि पार्टनर के साथ शुरुआत में आपको थोड़ा मनमुटाव ज़्यादा देखने को मिले। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगी दूसरे लोगों के प्रति और दूसरे लोगों की सहायता करने के प्रति भी। चंद्रमा की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी मानसिक क्षमता या मानसिक स्थिति पर। इसके साथ-साथ आपके इमोशंस इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये स्थिति वास्तव में दूसरों की सहायता करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन खुद के लिए आपके लिए उतनी अच्छी साबित होगी नहीं। अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी राइटिंग के फील्ड में हैं या कोई अन्य ऐसे फील्ड में जहाँ पे आपको अपने इमेजिनेशन स्किल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर आपको यहाँ चंद्रमा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति लगभग 2-3 दिन के लिए बनेगी, आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके 8वें भाव में, जहाँ वो आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देंगे। इस समय आपको आर्थिक मामलों में कोई भी डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। इसके साथ-साथ अपने लिए कुछ ना कुछ एजुकेशनल पर्पज़ से अगर करना चाहते हो, तो वो भी फैसले आप ले सकते हो। चंद्रमा की स्थिति उसके बाद बनेगी आपके 9th हाउस में। यहाँ 9th हाउस में चंद्रमा की जो स्थिति बनेगी, ये आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगी क्योंकि भाग्य स्थान पे बन रही है और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आप थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करिएगा। लगभग ये स्थिति 5-6 तारीख के आसपास बनेगी। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा 10th हाउस में। 10th हाउस में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा, मुख्य रूप से इस समय आपको करियर से संबंधित फैसले लेने में बेहद मदद मिल सकती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य के गोचर को अगर यहाँ पे लेंगे तो सूर्य फिलहाल 16 नवंबर तक वो तुला में है और 16 नवंबर तक की जो स्थिति है उसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य नीच की स्थिति में आ रहे हैं और शुक्र जा रहे हैं आपके 9th हाउस में, लेकिन फिर भी आप अगर राजनीति में हैं या कोई बहुत हायर लेवल का एग्जाम अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ आपको सूर्य फ़ायदा दे सकते हैं। थोड़ा आपका ईगो भी बढ़ाएंगे, जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपको कहीं ना कहीं आएंगी। पार्टनर के साथ कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ेगा अपने पार्टनर से। लेकिन ये आपकी पब्लिक छवि और आपके पब्लिक रूप से आपको जोड़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो सूर्य का यहाँ आना, हालांकि सूर्य नीच की स्थिति में ज़रूर है, लेकिन कुछ हद तक आप में एनर्जी लाएगा, आप में थोड़ा ज़्यादा ईगो भी लाएगा एनर्जी के साथ साथ।
फिर यहाँ से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य प्रवेश करेंगे वृश्चिक में। वृश्चिक में सूर्य बेहद अच्छे रहेंगे, आपको स्टडी में बहुत मदद मिलेगी, आपको अर्निंग्स में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो भी लोग शेयर मार्केट या ऐसे जो भी काम करते हैं उन लोगों को बेहद अच्छे से यहाँ पे सूर्य फायदा देने वाले हैं। सूर्य की दृष्टि फिर यहाँ से आपके सेकंड हाउस पे रहेगी, जहाँ वो आपके दूसरे भाव को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे और आपकी वाणी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके 9th लॉर्ड हैं और गुरु यहाँ आपके 12वें घर के भी स्वामी। अब गुरु का गोचर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि गुरु फिलहाल वक्री चल रहे हैं वृषभ में। वृषभ में गुरु वक्री चल रहे हैं, तो इस समय अपनी फैमिली से संबंधित कोई भी प्लानिंग करनी है, फैमिली रिलेटेड कोई भी आपको आर्थिक रूप से कोई काम करना है, या अपने फैमिली के एक्सपेंस या अपनी फैमिली की अर्निंग्स वगैरह के लिए देखना है, तो आप इस समय बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो। गुरु की ये स्थिति में वास्तव में आपको आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जितना भी ज्ञान है, जितना भी आपके अंदर एबिलिटी है, उसका भी आपको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए अपने अर्निंग्स के लिए। गुरु की ये स्थिति वास्तव में, क्योंकि गुरु 9th और 12वें घर के स्वामी, तो कुछ खर्चों को जरूर बढ़ाएगी फिलहाल, लेकिन ये आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्लान करने का समय है और आपको आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ हद तक गुरु सहायता कर सकते हैं। बट यहाँ समस्या ये है कि गुरु वक्री हैं। वक्री होने से आप अपना ज्ञान और अपनी क्षमताओं को उतना बेहतर ढंग से काम में नहीं ले पाएंगे जितना वास्तव में आप चाहते हैं। तो थोड़ा यहाँ धन संपत्ति के लिए या थोड़ा सा आपको ज्ञान के मामले में ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। तो गुरु का यहाँ से फिर दृष्टि जो है 8वें भाव पे पड़ रहा है। 8वें भाव पे तो आप आने वाले समय में अगर कोई भी रिसर्च को प्लान कर रहे हो, कोई बहुत हायर लेवल की स्टडी के लिए प्लान कर रहे हो, तो इस समय विचार जरूर कर सकते हो। इसके साथ साथ गुरु का दृष्टि जो कि आपके कैरियर को भी बेहद प्रभावित करेगा, यहाँ से वो 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आप अपने कैरियर के लिए कुछ भी नई प्लान करना चाहते हो आने वाले समय के लिए, तो आप यहाँ से विचार कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे शनि के गोचर को। शनि जो कि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं और ये आपके 11th हाउस में ही है फिलहाल। और शनि की स्थिति को अगर वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि ये कुंभ राशि में है और इनका 15 नवंबर से मार्गी समय जो है स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आपके अर्निंग्स को लेके मुख्य रूप से अर्निंग्स बढ़ने के चांसेस, कोई ना कोई नया इनकम सोर्स मिलने के चांसेस, अभी तक अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिलेगा। यानी कि होते हुए जिन लोगों के साथ भी आप कांटेक्ट में हैं या जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है, उन लोगों से आपको बेहद मदद मिल सकेगी और उनमें आप कुछ हद तक अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी सक्षम रहेंगे। अब शनि यहाँ क्योंकि वो आपके लगन पे दृष्टि डाल रहे थे, लगन पे दृष्टि डाल रहे थे, तो अब तक अगर आपको कोई भी हेल्थ का इश्यू था या कोई ऐसी रुकावट आपके स्वास्थ्य को लेके आ रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको काफ़ी बड़ा इश्यू था कोई, या स्वास्थ्य ठीक नहीं था, या मान लो कोई भी ऐसा इश्यू था जिसमें आपको लग रहा था कि आपका जो बॉडी है वो एकदम रुक गया है, काम नहीं हो पा रहा, समय पे काम करने जा रहे लेकिन प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में ज़रूर अब आपको मदद मिल सकेगी शनि के आगे बढ़ने की वजह से। शनि की दृष्टि जो कि आपके 5वें भाव पे रहेगी, 5वें भाव पे रहेगी, तो यहाँ से अगर आप किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम कर रहे हैं या कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पुनर्विचार जरूर करें। यहाँ आपको एक अच्छा इनकम सोर्स मिलने की संभावना बनेगी। इसके बाद शनि का जो दृष्टि है यहाँ से वो आपके 8वें भाव पे, 8वें भाव पे शनि का दृष्टि आपको स्टडी वगैरह करने में, कुछ ना कुछ नया सोचने में, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये शनि का प्रभाव आपके लिए रहेगा। अब लगभग हम प्रत्येक ग्रह को यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में 5, 6, फिर 16 से 24 तारीख तक और 27 से 29 तारीख तक, ये दिन आपके लिए बेहद खास हैं। आप इन दिनों में अपना कोई भी वो काम ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और वो काम आपका नहीं बन पा रहा है। तो ये बेहद खास दिन है आप लोगों के लिए, मेष लगन वालों के लिए। इसके बाद हम कुछ बैड डेज को देखेंगे। बैड डेज में अगर बात करें तो यहाँ कन्या राशि में जब भी चंद्रमा का गोचर होगा 25 और 26 को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या वाली स्थिति रहेगी। इस समय अपने डेली के काम को अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपका विवाद चल रहा था तो वहाँ भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा तो ये वृश्चिक राशि में होंगे 2 से 4 तारीख तक और 23 तारीख को। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए मानसिक रूप से, और आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है इन दिनों में। इसके साथ साथ चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा
12 और 13 को। 12 और 13 को काफ़ी ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी यात्रा करेंगे या कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे इन 2 दिनों में। लेकिन इन 2 दिनों में अगर आपने कोई भी फैसला लिया जो कि आप फ्यूचर के लिए लेने जा रहे हैं, तो उस फैसले के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो फिलहाल हम पूरा यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं फिलहाल, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद।